जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज। जैसा दर्शकों आप सब जानते हो कि हमने जो नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट असेंडेंट्स को। तो आज का एपिसोड है जेमिनाई असेंडेंट यानी मिथुन लग्न। आज हम मिथुन लग्न को कोशिश करेंगे कि जितना भी डीप से डीप जाकर उसको डिस्कस कर पाए, उसको एनालाइज कर पाएँ, ताकि आपको वो सभी चीज़ें समझ में आ सकें जो मिथुन लग्न के बारे में या जेमिनाई असेंडेंट के बारे में आपको किताबों में नहीं मिलती। दर्शकों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि किसी भी लग्न को समझने के लिए उस लग्न के देवता को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। वैसे भी ऋषियों ने लग्न को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और जब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं तो आप सब जानते हो कि उसके देवता हैं बुध, मरकरी। जैसे ही मिथुन लग्न की मन में बात आती है तो हम सबके जहन में एक रेस्टलेस सी पर्सनैलिटी, जो वैसे तो खुश रहते हैं, विटी होते हैं, मगर इनडिसिसिव से होते हैं। बहुत रेस्टलेस एनर्जी होती है, एक बात पर टिकेंगे नहीं, ज़्यादा बातें करेंगे, बोलेंगे बहुत ज़्यादा। सरकास्म, क्रिटिसिज्म, ये इनका एक बहुत, हम कह सकते हैं, पसंदीदा सब्जेक्ट है। क्योंकि अब जब बात ही लग्न के देवता की हो रही है और उसमें बुध हो या बुद्धि हो, तो बुद्धि को हम क्या समझते हैं? बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी विजडम है। और ये कोई एकदम से ऐसे नहीं होता कि जन्म मिला और ये पैदा हो गई। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है जिसमें हमारी बुद्धि विकसित होती है। और जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती जाती है हम बुद्धि का खेल खेलने में सक्षम हो जाते हैं। और मिथुन लग्न में अब ये जो विट की बात है, सरकाज्म की बात है, रेस्टलेस एनर्जी की बात है, इनडिसिसिवनेस की बात है, वैसे मिथुन लग्न के जो जातक होंगे देखने में खूबसूरत होंगे, उच्चे लंबे होंगे, क्योंकि मरकरी बहुत खूबसूरत प्लैनेट है। जब भी किसी लग्न को समझो तो उसके देवता को अपने जहन में ज़रूर बिठा लो कि वो देवता कैसा है। कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो उसमें होंगी। अब मिथुन लग्न में 100% अगर हम कहें बुध या बुध देवता की क्वालिटीज़ आपको मिलने वाली है, तो दर्शकों ऐसा नहीं है। क्योंकि मिथुन लग्न में मरकरी यानी बुध बहुत इमेच्योर अवस्था में है, बहुत प्राइमरी अवस्था में है। प्राइमरी अवस्था की वजह से ही जब बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई, बुद्धि में विवेक एक्चुअल तरीके से जागृत नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन करना तो सीख लिया बुद्धि ने, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जो नेगेटिव फाइंड करने की बात है, दूसरों में शॉर्टकमिंग्स को खोजने की बात है, वो आपको जेमिनाई असेंडेंट में मिलेगी। अब जेमिनाई असेंडेंट, जब हम इंग्लिश वर्ड जेमिनाई की बात करते हैं तो जहन में थोड़ा खूबसूरती की बात आती है। और जब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं तो 100% यहाँ पर हमारा संबंध ऑपोजिट से है। मगर मिथुन को एकदम से दिमाग में बिठाने से पहले आपको बुध के जन्म के बारे में समझना पड़ेगा कि बुध का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। अब बुध का जन्म आप समझिए, जुपिटर, जो कि जिसको हम देवगुरु कहते हैं, जो पॉजिटिविटी नॉलेज के देवता हैं, बहुत बढ़िया ऋषि आप समझ सकते हो। उनकी पत्नी तारा, जब चंद्रमा का उनके घर में आना जाना हुआ, आप ऐसे समझ सकते हो कि चंद्रमा सबका मन है। यानी कि मन जैसा इंसान, मन क्योंकि कभी स्थिर नहीं होता, मन हमेशा अनस्टेबल चलेगा, कभी कम होगा कभी बढ़ेगा। मन की अवस्थाओं के हिसाब से मन जब तारा को देखता है, चंद्रमा जब तारा को देखता है तो तारा पे मोहित हो जाता है। और तारा और चंद्रमा के सम्मिलन से जो एक बच्चा पैदा होता है
वो बुध है। इन्हें भी हम कह सकते हैं। अब तारा क्या है अगर हम एनर्जीज के हिसाब से समझेंगे। अब तारा वैसे तो देखिए जितने नक्षत्र हैं वो सब स्टार्स ही तो हैं। नक्षत्र जितने 27 के 27 हम मानते हैं कि 27 नक्षत्र लेडीज हैं, लड़कियां हैं, और वो सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा डेली एक नक्षत्र को विजिट करता है। अब ये स्टोरीज हैं, स्टोरीज से हमें इंटरनल नॉलेज सीखनी पड़ती है, और क्योंकि नॉलेज मिलने के लिए हमारा रूट सोर्स तो वही है। सो तारा को हम ये समझ सकते हैं कि तारा भी एक प्राइमरी नक्षत्र है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे धरती के एनवायरनमेंट से बाहर की चीज है। अब वैसे भी देवगुरु जुपिटर है क्या? देवगुरु जुपिटर के पास उस डिवाइन क्रिएशन की नॉलेज पड़ी है। अब डिवाइन क्रिएशन की नॉलेज लेने के लिए अब देवगुरु के पास कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए था जहां से वो नॉलेज देवगुरु के पास पहुंचती। सो वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज लेकर आने के लिए हमारे एनवायरनमेंट से बाहर की कोई एंटिटी, जिसको शास्त्रों में कह लीजिए या कहानियों में कह लीजिए तारा का नाम दे दिया गया, यानी कि स्टार। स्टार और मन, जब मन उस स्टार के पास पहुंचा तो उनका यूनियन हुआ। उस यूनियन से जो बच्चा उपजा, पैदा हुआ, वो बच्चा बुद्ध है, यानी कि हमारी बुद्धि है। कहानियों में, शास्त्रों में इसे इलेजिटिमेट चाइल्ड बोल दिया गया, क्योंकि अब तारा पत्नी तो देवगुरु जुपिटर की है। सो किसी भी बाहर के इंसान के साथ जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे हम समाज उसको अच्छी निगाह से तो देखेगा नहीं, इज्जत की निगाह से तो देखेगा नहीं। सो वो जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, अब आप समझ सकते हो कि मिथुन जब आपके जहन में आए, तभी मैंने कहा कि बुद्ध की जन्म को आपको वहां पर साथ में लेना पड़ेगा कि बुद्ध की साइकोलॉजी कैसे होगी। अब मन तो अनस्टेबल है, हर डायरेक्शन में जा सकता है, उड़ना चाहता है, उड़ता भी है, डिफरेंट लेडीज के पास भी मन जाता है क्योंकि वो मोहित होता है, क्योंकि मन को रस चाहिए, और रस डेफिनेट एक बात है, मिलता है, और उसी के हिसाब से जो बच्चा पैदा होता है जिसे समाज इज्जत तो दे नहीं रहा। अब जो समाज इज्जत नहीं दे रहा तो उस बच्चे की साइकोलॉजी, उसकी मनस्थिति कैसे होगी? उसकी मनस्थिति होगी कि उसको शादी के इंस्टीट्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आप देखिए, जो बच्चा बचपन से वो इलेजिटिमेसी का वातावरण झेल रहा है, उसके मन में शादी के प्रति अच्छे विचार कैसे हो सकते हैं? मगर मिथुन राशि में तो ये बात आएगी कि मिथुन राशि के जातकों को बेड रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट होगा। अब ये दोनों डिस्पैरिटी की चीजें हैं, डिफरेंट, हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो बुद्ध का कहीं ना कहीं हिसाब किताब अगर हम लगाएंगे, बुद्ध की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे या अपनी बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे, तो बुद्धि में यही चीज़ें, ये कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि बुद्धि हमारे मन का बेटा है। और मन तो कभी एक तरफ जाएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा, कभी शुक्ल पक्ष में होगा, कभी कृष्ण पक्ष में होगा। अब आप समझ सकते हो कि मन स्टेबल नहीं है, तो मन का बेटा कैसे स्टेबल हो सकता है? सो ये कॉन्ट्राडिक्शंस, एक तरफ शादी के इंस्टीट्यूशन में ही कोई इंटरेस्ट नहीं और दूसरी तरफ बेड रिलेशंस में भी इंटरेस्ट है। तो ये मिथुन लग्न के जातकों में होगा, इनडिसिसिवनेस होगी। ये जो बच्चे होंगे ये डिसीजंस नहीं लेंगे, अपने डिसीजंस दूसरों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि क्लेवर तो है। अब दूसरी चीज, आपको जेमिनी असेंडेंट यानी मिथुन लग्न को समझने के लिए उसके नक्षत्रों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान में लाना पड़ेगा। मिथुन लग्न की शुरुआत कहाँ से होती है? मृगशिरा नक्षत्र से। मृगशिरा नक्षत्र के 2 पद यहाँ पर आते हैं, यानी कि
आधा मंगल देवता का इम्पैक्ट वहां पे आपको मिल सकता है। और दूसरा जो पूरा नक्षत्र यहां पर मिलेगा वो मिलेगा आर्द्रा यानी कि राहु का। अब वो जो राहु की बात है, राहु तो मोस्ट क्लेवर एंटिटी, मोस्ट इंटेलिजेंट एंटिटी, सबसे बड़े टीचर, जो किसी भी कायदे कानून को मानने वाले नहीं, हर तरह के साम दाम दंड भेद में निपुण। अब ये राहु है। अब मगर राहु यहां पर शिव के रेफरेंस में हमें मिलते हैं, भगवान शिव के रेफरेंस में, क्योंकि आर्द्रा का मतलब ही शिव जी का रौद्र रूप। और रौद्र रूप कब होता है? जब मन जो करना चाहता है उसको कर नहीं पाता, या वो हो नहीं पाता जो मन चाहता है, तो मन फ्रस्ट्रेट होता है। तब मन क्या करता है? जैसे शिव जी का हम कहते हैं रौद्र रूप में क्या होता है? तांडव होता है। तो यहां पर तांडव मिलता है। तीसरा नक्षत्र जो यहां पर हमें मिलता है, उसके 3 पद मिलते हैं हमें, और वो है पुनर्वसु यानी कि देवगुरु जुपिटर का। मगर वहां भी आप देखिए कहीं ना कहीं आर्द्रा का इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि आर्द्रा में रिजल्ट्स नहीं है, तभी तो वो तांडव होता है। और पुनर्वसु में भी क्या होता है कि कोई भी काम रेपिटेशन में होगा, पहली बार में नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने वाला, सेकंड में हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है। तो पुनर्वसु का मतलब ही यही है। पुनर्वसु, वसु का मतलब होता है बसने वाली चीज। तो इन 3 नक्षत्रों का मिश्रण मिथुन है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। अब ये हम कह सकते हैं कि मिथुन की कॉम्पोजिशन है। अब जब हम लग्न की बात करते हैं, लग्न को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें उस लग्न के 12 के 12 भाव हमें देखने होते हैं। अब 12 के 12 भाव अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रथम भाव को, जिसे हम लग्न बोल देते हैं। अब प्रथम भाव में अब आप देखिए यहां पर नेचुरल प्रथम भाव के देवता मंगल होते हैं। सो मंगल का इन्फ्लुएंस यहां पर होता है। और वैसे भी क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का आधा पार्ट है, तो वो डोमिनेंस लेने की कैपेबिलिटी कह लीजिए, क्वालिटी कह लीजिए, मिथुन के जातकों में होगी। वो डोमिनेंस लेने की कोशिश होगी यहां पर। साथ ही में छोटी छोटी बात पर घबराना, मगर शो ऑफ बहुत करना। अब यहां पर शो ऑफ क्या होगा, ये जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आपको समझ में आएगा कि ये शो ऑफ क्या करते हैं। क्योंकि वैसे भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट हम सभी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो करते हैं कि बुध को हम कहते हैं लर्नर प्लैनेट है, लर्निंग करने वाला। तो लर्निंग का मतलब तो होता है शिष्य, स्टूडेंट। और स्टूडेंट कोई भी चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा, और वो करने के बाद क्या बन जाएगा? वो गुरु तो बन जाएगा। सो बुद्ध का रिलेशन गुरु होने के साथ है, उसकी परिणति गुरु होने में है। जब परिणति गुरु होने में है तो उसके स्वभाव में ये वो गुरु का इम्पैक्ट, और वैसे भी नक्षत्र में वो गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु है तो है। जब एक बार में किसी का कोई काम नहीं होता, उसको रिपीट करना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको एक्सपीरियंस हो गया। अब जब एक गलती करके आदमी दोबारा चलने की कोशिश करेगा तो वो क्या बन जाएगा? लर्न करने करते करते लर्नेड हो जाएगा, नॉलेज लेते लेते नॉलेजेबल हो जाएगा। सो अब ये मिथुन राशि की कह लीजिए, या मिथुन राशि के जातकों की कह लीजिए, जिसमें हम क्योंकि लग्न की बात कर रहे हैं तो मिथुन राशि के जातक की बात हो रही है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनकी परिणति गुरु होने में है। ये तो था इनका प्रथम भाव, और इनकी बॉडी में भी आप देखिए उसी तरह का प्रभाव दिखेगा। खूबसूरत होंगे क्योंकि बुध बहुत खूबसूरत है। साथ में इनकी वाणी इफेक्टिव होगी क्योंकि गुरु का प्रभाव मिलेगा यहाँ पर। गुरु का प्रभाव मिलने से वाणी इनकी स्ट्रांग हो जाएगी। सो नॉलेजेबल बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरों को समझाने के लिए बातें करना, ये तो इनके स्वभाव में होगा। कॉमेडी,
लाफ्टर, विट, सैटायर, सरकास्म, ये इनके सब्जेक्ट्स हैं। और आप देखोगे ये हमेशा डबल मीनिंग वाले सेंटेंस बोल के बात करने की कोशिश करेंगे, और जब ये बोलेंगे वो डबल मीनिंग वाला सेंटेंस दूसरे को अंदर तक चुभने वाला है, क्योंकि बुद्धि राहु के साथ है, जुपिटर के साथ है। सो बुद्धि में जो चीज़ें पीछे से पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही हैं उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। चाहे मिथुन इमेच्योर बुद्धि का देने वाला है, यहाँ पर बुद्धि अभी मैच्योर नहीं हुई। सो ये है प्रथम भाव। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसके द्वितीय भाव यानी कि इसके गेन के हाउस में क्या पड़ा है। यहाँ पर देखिए गेन के हाउस में बड़ी सरप्राइज रेवलेशन है दर्शकों। ये वाला जो सेकंड हाउस है इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मिथुन राशि के जातकों में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने फैमिली वालों को, अपने पेरेंट्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ये कॉमन फीचर है। पहले कोई डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन लेने की पेरेंट्स पर डाल देते हैं या फैमिली मेंबर्स पर डाल देते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं, अब हर डिसीजन अच्छा रिजल्ट दे ये ज़रूरी तो होता नहीं। कोई भी डिसीजन अगर थोड़ा सा फायर बैक कर गया तो ये उनको ब्लेम करने में पीछे नहीं हटते। ये मिथुन का स्वभाव है। अब मिथुन का स्वभाव है, मगर अब जैसे ही हम इस स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर द्वितीय भाव में बहुत एक अच्छी रेवलेशन मिली। और वो रेवलेशन क्या है? द्वितीय भाव में आप देखोगे अश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का अपना नक्षत्र है। अब ये इंपॉर्टेंट बात थी कि मिथुन के जातक, मगर वहां पर बुध का कोई नक्षत्र नहीं, वहां पर नक्षत्र राहु का है, जुपिटर का है या मार्स का है, यानी कि डिफरेंट। ये अकेला है बुध। आप देखोगे कि जहां पर अपना उसका कोई नक्षत्र नहीं है। जब नक्षत्र अपना नहीं है तो जैसे ही गेन के हाउस में गया, गेन इसको कहां से मिलेगा? अब आप देखिए, गेन के लिए इसे 4 नंबर यानी कि परिवार के पास जाना पड़ेगा, घर में जाना पड़ेगा। परिवार का मतलब ये हाउस फैमिली का है, मगर 4 नंबर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कर्क हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर घर परिवार दोनों एक ही वर्ड में मैं बोल दूंगा, घर परिवार। सो गेन के हाउस में घर परिवार है। सो मिथुन राशि के जातकों के लिए गेन घर परिवार से ही होगा, मगर ये घर परिवार वालों को हमेशा क्रिटिसाइज करते मिलेंगे। अब वो कारण क्या हुआ? कारण वहां पर हुआ अश्लेषा नक्षत्र। अब अश्लेषा का संबंध आप देखिए किससे है? विष से है, सर्प से है, प्लस अश्लेषा गंडांत का नक्षत्र है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये लोग किस तरह अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी मिलेंगे, मगर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलेंगे। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी कह लीजिए या कहानी का पार्ट समझना पड़ेगा। हम ज्योतिष में विजडम को सर्प यानी कि सरपेंट एनर्जी के साथ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के, जिसको हम नॉलेज लेकर जाने वाले या हमारी बुद्धि की ट्रांसमिशन का जो रूट है, वो ट्रांसमिशन का जो रूट है उसकी शेप 100% स्नेक के साथ मिलती है। सो स्नेक को हमारे शास्त्रों से ही शुरू से विजडम के साथ, इंटेलिजेंस के साथ लिया गया। अब अश्लेषा नक्षत्र में भी वही सर्पेंटाइल पॉइजन है। आर्द्रा वैसे भी राहु का है, और राहु को हम क्या मानते हैं कि ये उसी स्नेक एनर्जी का हेड है। यहां पर वो हेड की सिर्फ बात है, यानी कि विचारों की, थॉट प्रोसेस की गेम है सारी। और अश्लेषा में यही थॉट प्रोसेस तो गंडांत बनाता है, वो ही पॉइजन बनाता है कि हम किसी के बारे में इतना नेगेटिव सोचते जाते हैं और अपने दिमाग में वो पॉइजन बना लेते हैं। और वो कहाँ मिलेगा? घर
परिवार में मिथुन राशि के जो जातक होंगे, आप हमेशा समझ लेना कि ये बाहर बहुत अच्छे दिखेंगे, बाहर इनका कभी गुस्सा भी नहीं दिखेगा, इनकी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखेगी, इनकी वो नेगेटिव सरकाज्म और जो क्रिटिसिज्म वाली क्वालिटी है बहुत कम दिखेगी, मगर घर परिवार के अंदर ये सबसे ज़्यादा विजिबल होगी। अब ये जो बात मैंने आपको कही, अब ये है क्या, इस बात को आप समझिए कि ये फैमिली के हाउस में, अब वहाँ पर क्योंकि कैंसर है, कैंसर का संबंध हमारे सुख से भी है, और वैसे भी जो द्वितीय भाव होता है किसका होता है, वहाँ पर मन एग्जॉल्ट करता है द्वितीय भाव में। ये नेचुरल मैं भाव की बात कर रहा हूँ, कुछ दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इस तरह बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है बात को समझने का। क्योंकि द्वितीय भाव में मून एग्जॉल्ट करता है, सो उसका प्रभाव वहाँ पर हम कह सकते हैं होगा। अब वैसे भी कैंसर मन की ही तो राशि है, मन का घर है, सो मन तो वहां पर है। अब मन के अंदर आप देखिए किस तरह की बात चल रही है, पॉइजन, अश्लेषा का, और पॉइजन किसका होता है, वो तो स्नेक के साथ है। सो 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे, राशि की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो ये तो सुख के साथ होती है। तो सुख मिथुन राशि के जातकों का घर परिवार में मिलेगा। अब स्नेक की अगर बात करें तो वो जो स्टोरी की मैं आपको बात समझाना चाहता था, आप समझिए, पुराने शास्त्रों से हम स्नेक को विजडम के साथ लेते हैं, इंटेलिजेंस के साथ लेते हैं, मगर वहाँ पर उसे हम सर्प नहीं लेते, हम नाग लेते हैं। अब नागलोक की अगर आप बात करोगे तो नागलोक के देवता तो वासुकी थे। वासुकी की पत्नी का नाम था भोगवती। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है स्नेक्स के पास पहुंचने का, वो चींटियों का कह लीजिए या कीड़ों का कह लीजिए, जो कीड़े होते हैं, मतलब जो उनकी बम्बी होती है, उसके थ्रू उस प्रदेश का रास्ता है जिसे हम नाग प्रदेश कहते हैं। महाभारत में इसका रेफरेंस आता है खांडव प्रदेश के रूप में। खांडव प्रदेश में क्योंकि जब इनको और तो कोई ज़मीन दी नहीं, तो कौरवों ने इन्हें खांडव प्रदेश दे दिया जहाँ पर स्नेक्स ही होते थे। इन्होंने उसको जला दिया था, चलिए वो तो स्टोरी की बात है, वो एक अलग तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। मगर वहाँ पहुँचने के लिए, नागलोक में पहुँचने के लिए हमें रास्ता उन कीड़ों के, मतलब यानी कि जो उनका घर है, उसके थ्रू लेना पड़ेगा। मगर जब उसकी पत्नी भोगवती है, भोग का संबंध किससे होता है, सुख से तो होता है। अब स्नेक्स, कैंसर, नाग और भोग और सुख, अब आप इसका रेफरेंस अपने आप बना लीजिए, ये स्टोरीज से ये नॉलेज मिलती है। सो मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के लग्न वाले लोगों के लिए उनका सुख घर परिवार में होगा, मगर वहाँ जाकर अब भोग की बात है। अब आपको समझ में आएगा कि इनका इंटरेस्ट बेड रिलेशंस में कैसे होता है, क्योंकि सुख है उस चीज़ में। और प्लस देखिए आदमी क्या करता है, जब वो ब्रेन फंक्शन की बात आती है, जब हम ब्रेन फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उसका संबंध भी वही स्नेक वाले चीज़ों से है, विजडम से है, इंटेलिजेंस से है। सो ये लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस, क्योंकि अभी बुद्धि जागृत हो रही है। जब बुद्धि जागृत हो रही है तो बुद्धि में सबसे पहले विवेक जागृत होता है, जिसे हम कहते हैं पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू एनालाइज। अब किसी चीज़ का एनालिसिस होगा, एनालिसिस किस में होगा, बिटवीन गुड एंड बैड। अब ये जो गुड एंड बैड, अभी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि दोनों चीज़ों को समझ सके, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, कि दोनों का लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर लॉजिक आ ज़रूर जाता है, मगर लॉजिक को अप्लाई करने की कैपेबिलिटी जेमिनाई में बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा गुड को पास रख लेंगे, बैड को छोड़ देंगे, और ये अपनी बुद्धि से डिसाइड करते हैं। आप देखो जेमिनाई में ये चीज़ आपको कॉमनली मिलेगी, ये हर चीज़ को नेगेट करते जाएंगे, उसमें से कमियां खोजते जाएंगे, शॉर्ट कमिंग्स। ये फाइंडर्स होते हैं, अपनी कमियां नहीं देखेंगे, ये दूसरों की कमियां देखेंगे।
क्यों? क्योंकि इनका सुख फैमिली में है, घर परिवार में है। अब जब घर परिवार की बात आती है तो ये इसी तरह होता है। अब चलते हैं इसके तीसरे भाव को डिस्कस करते हैं। तीसरा भाव यानी एफर्ट्स का भाव। मिथुन के जातक कहां पर परिश्रम करेंगे? अब उनका परिश्रम का सब्जेक्ट लिमिटेड है, क्योंकि वहां पर राशि आ गई लियो, सूर्य की राशि। तभी आप देखिए जेमिनाई वाले बहुत ईगोइस्टिक, अहंकारी, दंभी होंगे। अहंकार बहुत होता है, ईगो बहुत होती है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये छोड़ेंगे नहीं, आर्गू करते रहेंगे। मगर यहाँ पर क्योंकि बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं हुई कि ये उस बात को समझ पाएं कि इनकी एफर्ट्स ईगो को लाने में, अपने स्टेटस को बड़ा बनाने की तरफ नहीं है। क्योंकि स्टेटस जो इनको मिलता है इनके परिवार से है, क्योंकि परिवार का गेन का हाउस इनका थर्ड हाउस होता है, क्योंकि इनका स्टेटस इनके परिवार से है। मगर वो जो स्टेटस, वो ईगो का अहंकार इनमें आता है, उससे इनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, इनको समझ नहीं आता एक्चुअल में एफर्ट करना कहाँ चाहिए। करना तो वो लियो में ही पड़ेगा। अब लियो में क्या है? सूर्य क्या है? आत्मा। सो अगर मिथुन जातक आत्मा की खोज की तरफ चल पड़ेंगे, फिर तो रास्ता इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें अहंकार नाम की, ईगो नाम की मतलब कोई चीज रहेगी ही नहीं। सो इनको एफर्ट हमेशा आत्मा को खोजने का प्रयास उधर लगानी चाहिए। अब मिथुन के जातकों का सुख स्थान क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी से निकल कर आती हैं। जब हम उसको लाइफ के साथ कंबाइन करते हैं बहुत अच्छे मीनिंग्स मिलते हैं हमें। अब आप देखिए मिथुन का सुख किस में है? मिथुन का सुख कन्या में है बुद्ध में ही है, मगर अपनी बुद्धि को मैच्योर करने में। क्योंकि कन्या में क्या होता है? हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसका विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तभी वो लाइफ के जो नेगेटिव कॉम्पिटिशन्स हैं, रोग है, ऋण है, शत्रु है, उसको आराम से, ताकि वो ओवरकम कर ले। सो सुख कहाँ पर है? कन्या। मगर कन्या के अगर आप नक्षत्र, वर्गों के नक्षत्रों को देखो तो वहाँ भी बैड रिलेशंस मिलेंगे आपको। तो ये जो बैड रिलेशन का सब्जेक्ट है ये मिथुन के जातकों के साथ है, क्योंकि उनका सुख या तो बैड रिलेशंस में है या फिर क्या है? अपनी बुद्धि को विकसित करके अपने विवेक को जागृत करने में है। ये है उनके सुख का पॉइंट। अब इनका संतान भाव डिस्कस करते हैं। संतान भाव में क्या होता है? अब संतान भाव की बात करें तो यहां पर राशि आ जाएगी शुक्र की। शुक्र की राशि। अब शुक्र की राशि आप समझ सकते हो, यहां पर कौन सी राशि है? तुला राशि। अब तुला राशि में क्या होता है? तुला राशि में तो बैलेंस बनाने का। सो ये मिथुन के जातक अपनी कमियां नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को बैलेंस कराने के ऊपर पूरा जोर लगा देंगे, उनको फुली डिसिप्लिन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। आप रेस्टलेस एनर्जी है, आप इनडिसिसिव एनर्जी है, मगर बच्चे में चाहेंगे वो फुली मैच्योर तरीके से बिहेव करे। सो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, इनका माइनस पॉइंट भी है। बच्चों के ऊपर इनका बहुत जोर लगता है, बहुत फोकस लगाते हैं बच्चों के ऊपर, और बच्चों के एनर्जी को बैलेंस करने में, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को डालने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी तरफ से उनको हर तरह की सुख सुविधा देने का प्रयास करेंगे। आप देखोगे बच्चों के साथ इनका रिलेशन दो डिफरेंट तरीके का होगा। कभी ये इतने हार्ड लाइनर स्कूल टीचर जो बहुत डिसिप्लिन, जिसको हम कहते हैं कि डिसिप्लिन टास्क मास्टर, फौजियों की तरह बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, और फिर दूसरे ही रूप में आप देखोगे कि बच्चों के साथ ये बच्चा बन के खेलेंगे भी, उनको खुश रखने का प्रयास भी करेंगे। सो इनके संतान भाव में इसी तरह का मिक्स भाव आपको मिलेगा। अब मिथुन के हम 6th हाउस की बात करते हैं। अब वहाँ पर एनर्जी कौन सी आ जाएगी? वहाँ पर एनर्जी आ जाएगी, आप देखिए, मार्स की, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इनके रोग ऋण शत्रु में आ जाएगा।
अब स्कॉर्पियो तो ऑकल्ट का भी है, स्कॉर्पियो फियर साइकोसिस का भी है, स्कॉर्पियो में हिडन एनर्जीज भी पड़ी हैं, मगर वहाँ पर कारक आप समझ सकते हो, कारक तो वहाँ शनि है। अब जब कारक शनि है तो इनकी एनर्जीज आप देखो ये कैसे विन ओवर करेंगे कंपटीशंस को, ये दूसरों के ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे बाय डूइंग आर्गुमेंटेशन, क्योंकि शनि और मार्स ये इकट्ठा हो जाता है इनका तरीका शनि और मार्स का मिक्सचर बना के दूसरों को ओवर पावर करने का होगा। जॉब करेंगे तब भी वैसा ही बिहेव करेंगे, कोई काम करेंगे वैसा ही बिहेव करेंगे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि इनके बेसिक स्वभाव में वो ईगो आ जाती है जो फैमिली का स्टेटस होता है इनका। सो इनके लिए 6th हाउस थोड़ा सा कंफर्टेबल हाउस नहीं है, इनके लिए डिफिकल्टी का हाउस है। मगर अब यही हाउस इनका 36 मिथुन के जातकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है या मिरेकल नंबर है। जैसे ही ये 36 की एज में पहुंचेंगे, क्योंकि इनका शनि तब मैच्योर हो जाएगा, और जैसे ही शनि मैच्योर होगा इनमें वो पेशेंस आ जाएगी, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि ये बहुत रेस्टलेस एनर्जी होती है, और वो रेस्टलेसनेस, वो इम्पेशेंस इनकी जैसे जैसे शनि इनका विकसित होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, इनमें वो पेशेंस आती जाएगी, और जैसे जैसे पेशेंस आती जाएगी ये अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के रास्ते पर चलना शुरू कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनके शक्ति स्थान की, यानी कि 7th हाउस की। अब 7th हाउस में क्या है, यहाँ पर देखिए इनकी शक्ति किसके पास है, देवगुरु जुपिटर के पास है। सो आप कह सकते हो कि इनको जो वाइफ मिलेगी जुपिटर जैसी मिलेगी। अब जुपिटर जैसी वाइफ इनके लिए, क्योंकि कारण क्या है, इनके तो वैसे अनऑफिशियल फादर जुपिटर ही तो हैं। सो इनकी वाइफ में वो ही गुण मिलेगा, क्योंकि इनमें एक कमजोरी होती है कि इनको हमेशा कोई ना कोई इंसान चाहिए जो इन्हें गाइड करता रहे, इन्हें एडवाइस करता रहे, इन्हें मोटिवेट करता रहे, इन्हें बूस्ट करता रहे, क्योंकि ये जो एनर्जी है रेस्टलेस है, इम्पेशेंस है, आर्द्रा का इम्पैक्ट है, बहुत जल्दी ये डाउन चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस इनका एकदम से डाउन चला जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल्स इनके एकदम से हाई वॉलेटाइल एंगर होता है इनका। सो इनको कोई ना कोई इंसान चाहिए जो एडवाइज़र हो, जो गुरु हो, जो टीचर हो, जो इनको शांति से आराम से मोटिवेट कर सके। सो इनको वाइफ भी उसी तरह की ही मिलेगी। मगर अब यहाँ पर नक्षत्र मूल भी आ जाता है। सो वाइफ ऐसी भी हो सकती है जो बहुत इंक्विजिटिव हो, जिसको सुपरफिशियल नॉलेज में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, जिसको बड़ी नॉलेज में, उस रिसर्च में इंटरेस्ट हो। सो यहाँ पर आप देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट घटना घटती है कि जुपिटर के साथ इनके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहते। हालांकि इनको बड़े होके मैच्योर होकर, क्योंकि ये इनका शक्ति स्थान है, इनको बनना जुपिटर ही है। सो आप देखो एक म्यान में 2 तलवारें अब कैसे रहेंगी। ये सोचते हैं, समझते हैं हम भी बहुत नॉलेजेबल हैं। अब एक खास पॉइंट मिथुन का है जो मैंने एंड के लिए संभाल के रखा है, तो दर्शकों रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, वो पॉइंट आपके लिए बहुत काम करने वाला पॉइंट होगा। अब ये था इनका शक्ति स्थान, यानी कि इनकी पत्नी, इनकी पार्टनरशिप्स कैसे लोगों से होगी। अब इनके चलते हैं हम 8th हाउस में। 8th हाउस किसी भी चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो संभावनाएं हैं, क्योंकि एक डार्क टनल है जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती, जहाँ पर एनर्जी को जागृत करके जलाना पड़ता है, अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है, तब वो हाउस एक्टिवेट होता है, जहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं और मैक्सिमम पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। ये मृत्यु का घर भी है मगर लॉन्जेविटी का घर भी है। यहाँ पर सुइसाइडल टेंडेंसीज, मर्डर्स भी हैं, और यहाँ पर साधना से अपने आप को एलिवेट करने की बात भी है, क्योंकि 8th हाउस किसी भी चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी मिलेगी, अब आप उसको समझिए। यहाँ पर एनर्जी शनि की मिलेगी, और शनि वैसे भी इस घर का नेचुरल कारक होता है। सो 36 जो मैंने 6 के लिए बोला था, अब यहाँ भी आप उसी चीज़ को रिपीट करिए। 36 इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। जैसे ही
शनि मैच्योर होता है, इनका 6th और 8th दोनों हाउस के एक्टिवेट होने की, अच्छे ढंग से परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाती है। सो ये जो जातक हैं 36 से पहले इनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर, बहुत छोटे बच्चे जैसा, और 36 के बाद इनमें मैच्योरिटी लेवल, पेशेंस लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। फिर बाकी तो हर चार्ट में उनके प्लैनेट्स कहाँ पड़े हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, मगर इनमें एक संभावना ज़रूर जागृत हो जाती है कि ये ऑकल्ट का रास्ता पकड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इनके 9th हाउस यानी कि इनके भाग्य स्थान को समझने का प्रयास करें। अब इनके भाग्य स्थान में क्या पड़ा है? अब देखिए, भाग्य स्थान में एक्वेरियस, क्योंकि नेचुरल जुपिटर का घर, साथ में यहाँ पर शनि लॉर्ड और को लॉर्ड यहाँ पर राहु। तो यहाँ पर डीप फिलोसफिकल थिंकिंग आपको मिल सकती है, और भाग्य तो हम साथ में लेकर आते हैं। भाग्य वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमने पिछले जन्मों में बहुत मेहनत करी होती है। सो यहाँ पर वही एक्वेरियस एनर्जी, वो कुंभ की एनर्जी, अगर ये जातक अपने 8th हाउस में ऑकल्ट की यात्रा शुरू कर लेते हैं, साधना की यात्रा शुरू कर लेते हैं, तो इनके लिए भाग्य में वो अमृत, वो कुंभ पड़ा है। और जो जातक 8th में रिसर्च को एक्सप्लोर करने की कोशिश में चल जाते हैं, तो वो यहाँ पर डीपेस्ट रिसर्च की रेवलेशंस खोज सकते हैं। ये नेचुरल पीएचडी, डीपेस्ट पीएचडी लेवल यहां पर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन के कर्म स्थान की। कर्म स्थान में क्या पड़ा है? कर्म स्थान में आप देखिए, यहां पर राशि आ जाएगी पाइसेस, जुपिटर की राशि आ जाएगी। फिर अब जुपिटर इनका कर्म है, मगर क्या जुपिटर इनको मिलता है? मैंने शुरू में कहा इनकी परिणति जुपिटर बनने में ही है। अब कर्म भी इनका जुपिटर है, इनका शक्ति स्थान भी इनका जुपिटर है। सो जुपिटर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। अगर ये जुपिटर का रास्ता पकड़ेंगे तो डेफिनेट बात एक है, पॉजिटिविटी तो इनको मिलेगी, मगर इनमें एक बात हमेशा रहेगी, वो इनडिसिसिवनेस, कि जो ज्ञान हमें मिल गया क्या वो सही है? ये जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ डाउटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, ये दूसरों के ऊपर तो डाउट करते ही हैं, ये अपने ऊपर भी डाउट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर भी डाउट लगाते रहते हैं, क्योंकि इनडिसिसिव है। दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा दे देंगे। अब ये खास पॉइंट है, ये दूसरों को नॉलेज बहुत अच्छी इंपार्ट करेंगे, दूसरों को एडवाइस देंगे, बहुत अच्छी देंगे, मगर अपने लिए वो ही नॉलेज इनकी काम नहीं आती। क्यों? इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, क्योंकि ये इनका कर्म स्थान है। आपको नॉलेज देनी है, लेनी तो है, मगर नॉलेज देनी है। सो एडवाइसेस दूसरों के काम आएंगी, वो दूसरों की सेवा का रास्ता खोजेंगी, और जब ये दूसरों की सेवा करेंगे अपने ज्ञान द्वारा, ये सक्सेसफुल होंगे, इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर अगर ये उसी नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो इनको थोड़ी कठिनाई होगी। अब इसके रास्ते भी हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम रेमेडियल पार्ट्स कहते हैं। अब मिथुन के जातकों का इच्छा पूर्ति का स्थान, उनका 11th हाउस, अब वहाँ पर क्या है? इनकी इच्छा पूर्ति किस में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। जैसे मैंने कहा किसी भी चार्ट का 8th और 11th ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। अब 11th में इच्छा पूर्ति के घर में यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर एरीज। एरीज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मंगल का घर तो है, मगर यहाँ पर वो हीलिंग टच आ जाता है, अश्विनी कुमार का हीलिंग टच। साथ में नेचुरल एरीज में सूर्य एक्सॉल्ट करता है, यानी कि इनकी खोज अगर अपने अंदर जो मूलाधार में ऊर्जाएं पड़ी हैं
उन ऊर्जाओं को अगर ये 8th में जागृत कर लें तो ये आत्मा की खोज का रास्ता बहुत आसानी से ले सकते हैं। रास्ता तो नॉलेज के थ्रू मिलेगा, मगर खोज इनकी कहाँ जानी चाहिए? आत्मा की खोज में अगर ये चलेंगे, ये बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही एक कारण है कि ऋषियों ने बुद्ध को राजकुमार बना दिया, क्राउन प्रिंस बना दिया, क्योंकि कारण है आत्मा तक पहुंचने का इच्छा पूर्ति, और या इच्छा की अगर बात करें और किसी में तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मरकरी में ही है। मरकरी की आप देखिए, अब बुद्ध की एफर्ट में भी आत्मा और इच्छा पूर्ति में भी आत्मा, ये जो 3 और 11 का ये जो कॉन्सेप्ट है मरकरी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर ये आत्मा की खोज की तरफ चलेंगे, उधर की तरफ अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, साधना करेंगे, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। फिर ये वो सेल्फ डाउटिंग थॉमस नहीं रहेंगे, फिर ये एक्चुअल गुरु बन जाएंगे। अब आता है मिथुन के जातकों का आखिरी भाव, यानी कि द्वादश भाव, 12th हाउस। 12th हाउस में क्या है? 12th हाउस में टॉरस है। सो ये लोग चाहकर भी अपनी बॉडी की फिटनेस के ऊपर काम कर ही नहीं पाएंगे। ये सारी जिंदगी कहेंगे हम जिम जाएंगे, योगा करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, मगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भाव आएगा, जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से वो एक्सपेंड हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि लॉस के भाव में है। सो बॉडी की फिटनेस इनकी लॉस के भाव में है। प्लस अब ये भी एक बात है, अब यहाँ पर मनी मेकिंग इंटेंट, अब मनी मेकिंग इंटेंट भी इनमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो टॉरस का सब्जेक्ट है। सो इनको फैमिली के साथ ही चलना है, पैसा भी इनका फैमिली के साथ, स्टेटस भी इनका फैमिली के साथ। अब ये फैमिली के पैसे को, क्योंकि मरकरी है, बहुत बढ़िया ट्रेडर है, क्योंकि कॉमर्स की समझ, फाइनेंस की समझ इनमें पूरी होती है। सो अगर इनको वो रास्ता दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर जाएंगे, और अपना तो अच्छा करेंगे, मगर दूसरों के भी ये ज्ञान बहुत अच्छा देंगे, दूसरों को ये कॉमर्स की, फाइनेंस की एडवाइसेस बहुत अच्छी देंगे। अब ये 2 छोरों में चले जाते हैं। एक तो छोर होता है जहाँ पर आत्मा की बात है, और दूसरा छोर है मेटीरियलिज्म का। अब मेटीरियलिज्म के छोर में अगर आप समझोगे तो वहाँ भी करते तो ये एक्सेल ही हैं, समझ इनमें पूरी होती है, ये चाहते ना चाहते कॉमर्स के फील्ड में घुस जाएंगे, और वहाँ अच्छे ढंग से परफॉर्म भी करेंगे, दूसरों को नॉलेज भी देंगे। और यही चीज़ अगर ये आत्मा का रास्ता पकड़ ले तो समझ लो वो इनके लिए एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट का रास्ता है। अब दर्शकों, जो पॉइंट मैंने आखिरी के लिए रखा था वीडियो में, अब उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये अकेला लग्न है जहां पर आप देखिए 2 मेजर प्लैनेट्स को, लग्न अधिपति बुध को और बुध के शक्ति स्थान जुपिटर को, दोनों को केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है। यह अकेला लग्न है जो, ये बहुत डीप बात है यहाँ पर, कि इनको जब दोष ही लग गया, अब जब दोष लग गया तो आप समझ सकते हो कि बुद्धि का क्षेत्र इनके लिए अब प्रॉब्लम का एरिया बन गया। जितना ये केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ जाके बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए रिजल्ट्स नहीं हैं। दूसरों के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स हैं। सो इनको वो जो सेल्फ डाउटिंग थॉमस मैंने वर्ड यूज किया, अब ये उसका कारण है। साइमल्टेनियसली अब जुपिटर को भी केंद्राधिपति दोष लग गया। अब जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग गया और जुपिटर तो इनके कर्मस्थान में है। सो चाहते हुए भी ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं, मगर इनकी रिकॉग्निशन एक अच्छे टीचर की कभी नहीं होगी, क्योंकि
10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, और उसी लॉर्ड को केंद्राधिपति दोष लग गया। अब जब दोष लग गया तो वो रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? तो इनको लाइफ में एक अच्छे टीचर की तरह कभी भी रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। सो मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनकी लाइफ इजी नहीं है। इनको अपनी लाइफ को सिर्फ समझना है, डीप से डीप जाकर अपनी चीज़ों को समझना है, फिर रास्ता पकड़ना है। और अगर ये सही डायरेक्शन में रास्ता पकड़ ले, आत्मा का रास्ता पकड़ ले, दे कैन एक्सेल। प्लस साथ में अपने लिए करने की बजाय, सेल्फ डाउटिंग थॉमस बनने की बजाय, ये एक गुरु की तरह दूसरों को ज्ञान बांटने में चलें। और वैसे भी नॉलेज शेयरिंग करने से नॉलेज कम नहीं होती, बढ़ती है। सो इनकी लाइफ में ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, आप समझ सकते हो कि अब यही इनका केंद्र है। इनके केंद्र में बस यही दो चीज़ें रह जाती हैं और केंद्र को दोष है। सो इनको जब कर्म करना है, फैमिली के साथ ही करना पड़ेगा। तो इनके जातकों के लिए इनका परिवार, इनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस मिथुन राशि के जातकों के लिए। आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ शुरुआत करी है आप सबको पसंद आ रही है। प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की चीज़ें बहुत सरल भाषा में आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरा शुरू से एक बात रही है कि मैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी ज्योतिष को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि वो लोगों की समझ से एक्चुअल में बाहर हो गया है। और हालांकि जो ऋषियों ने ज्योतिष बनाया था वो तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया था। सो हम उसी चीज़ की तरफ मैं आपको वापस लेकर जाना चाहता हूँ, मगर बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से। और दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ, हाथ जोड़कर दर्शकों आप सबसे निवेदन है कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। वैदिक ज्योतिष की नॉलेज का एक ऑथेंटिक सा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सिर्फ वैदिक ज्योतिष या वैदिक बातें ही होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की, पॉजिटिविटी की बातें होती हैं। यहाँ हम ना नेगेटिविटी फैलाते हैं, ना किसी को डराते हैं, और बल्कि मेरा तो फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहता है कि जो ऑलरेडी समाज में नेगेटिविटी इतनी हो चुकी है, लोग एस्ट्रोलॉजी को टूल बनाते हैं फियर साइकोसिस डालने में और उस फियर साइकोसिस से लोगों को ब्लैकमेल करने में। प्रयास मेरा यही है कि मैं सही नॉलेज आप सबको पहुंचा सकूं, जिससे आप उस सही नॉलेज का यूज़ करके अपने लाइफ को तो अच्छा बनाओ, और उसी नॉलेज का यूज़ करके आप अपने आस पड़ोस के लोगों की भी लाइफ को अच्छा बनाओ। सो दर्शकों, निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। और उनको मेरे साथ संपर्क स्थापित करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन नंबर घुमाना है, और वो फ़ोन नंबर आप सब याद कर लीजिए, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो, और वो नंबर मेरे बेटे मनु का है। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से समझ सको, अच्छे ढंग से जी सको और जीवन की बुलंदियां प्राप्त कर सको।